नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को आम चुनाव कराने की घोषणा की। अगले साल 28 जनवरी को होना था आम चुनाव। सुनक ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने 28 मई को एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने का किया ऐलान। फैसले से भड़का इजराइल, कहा हमास और दूसरे आतंकियों के लिए होगा एक इनाम। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने कहा एक तरफा फलस्तीनी राज्य की स्थापना का फैसला सही नहीं। ईयू के संसदीय चुनाव के बीच मुश्किल में जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी। पार्टी ने अपने शीर्ष उम्मीदवार मैक्सिमिलियन क्राह के चुनाव प्रचार पर लगाया प्रतिबंध। क्राह पर रूस और चीन से संबंध रखने का है आरोप। फ्रांस की नेशनल रैली पार्टी ने एएफडी से तोड़ा रिश्ता। खार्किव समेत यूक्रेन के कई हिस्सों में रूस का हमला। सुमी में बिजली संयंत्रों को बनाया निशाना। रूस ने बाल्टिक सागर सीमा को संशोधित करने का रखा प्रस्ताव। फिनलैंड समेत दूसरे यूरोपीय देशों ने जताई कड़ी आपत्ति। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। तेहरान में शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने पढ़ाई नमाज ए जनाजा। गुरुवार को रईसी के शव को मशहद शहर में किया जाएगा दफन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रईसी को दी श्रद्धांजलि। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली और जर्मनी की एएफडी अब अलग अलग हो गए हैं। दोनों पार्टियां अब यूरोपियन यूनियन की संसद में मिलकर काम नहीं करेंगी। दरअसल यूरोपीय संघ के चुनावों से पहले एएफडी उम्मीदवार ने नाजी युग के अर्धसैनिक बल एसएस को लेकर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की हैं। तो इस वक्त इस खबर को हम आपको बाद में बताएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पीएम ऋषि सुनक ने ये घोषणा की है। अगले साल 28 जनवरी को होने थे चुनाव और अभी कुछ ही देर पहले ये घोषणा की गई है। सुनक ने सम्राट से संसद को भंग करने की सिफारिश की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ब्रिटेन में संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। ऋषि सुनक ने प्रेस वार्ता की है अभी कुछ ही देर पहले और ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा है ये आइए आपको हम सुनाते हैं। तो ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ब्रिटेन की संसद शुक्रवार को निलंबित होगी। पीएम ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को चुनाव कराने की घोषणा की है। ऋषि सुनक ने क्या कुछ कहा है इस मौके पर आइए आपको सुनाते हैं। Now is the moment for Britain to choose its future, to decide whether we want to build on the progress we have made or risk going back to square one with no plan and no certainty. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. आइए अब उस खबर की ओर हम आपको लिए चलते हैं जिस खबर के बारे में हम आपको बता रहे थे। फ्रांस की और जैसा कि हमने बताया कि ये खबर हम आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आम चुनाव की घोषणा की है और काफ़ी महत्वपूर्ण खबर ये ब्रिटेन के लिए है क्योंकि ब्रिटेन में जो आम चुनाव होने थे वो वक्त से पहले कराए जा रहे हैं और ऋषि सुनक ने आम चुनाव की घोषणा अब से कुछ देर पहले की है। तो 4 जुलाई को आम चुनाव कराने की घोषणा की गई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन
से ये बड़ी खबर, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल अगले साल 28 जनवरी को चुनाव होने थे, लेकिन वक्त से पहले चुनाव करवाने की घोषणा वहां पर कर दी गई है। 4 जुलाई को वहां पर आम चुनाव करवाए जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ओर से ये घोषणा की गई है और सम्राट को, ब्रिटेन की संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी गई है ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अब से कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारियां उन्होंने दी, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई और शुक्रवार को संसद को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये उनकी ओर से जानकारी दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को आम चुनाव होंगे। इस वक्त की बड़ी ये अंतर्राष्ट्रीय खबर है। 28 जनवरी को चुनाव होने थे अगले साल, लेकिन पहले ही वहां पर चुनावों की घोषणा कर दी गई है। और आइए अब आपको उस खबर की ओर लिए चलते हैं जो खबर हम आपको बता रहे थे। फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली और जर्मनी की एएफडी अब अलग अलग हो गए हैं। दोनों पार्टियां अब यूरोपियन यूनियन की संसद में मिलकर काम नहीं करेंगी। दरअसल यूरोपीय संघ के चुनावों से पहले एएफडी उम्मीदवार ने नाजी युग के अर्धसैनिक बल एसएस को लेकर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की हैं, जिसके बाद नेशनल रैली पार्टी ने एएफडी से दूरी बनाने का फैसला किया है। फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने यूरोपीय संघ की संसद में जर्मनी की अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी एएफडी के साथ गठबंधन तोड़ लेने का ऐलान किया है। नेशनल पार्टी ने कहा है कि वो अब जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के साथ ईयू की संसद में आगे काम नहीं करेगी। जून में होने वाले यूरोपीय संघ के चुनाव से पहले एएफडी के एक उम्मीदवार ने नाजी युग के अर्धसैनिक बल एसएस को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद नेशनल रैली पार्टी ने एएफडी से दूरी बनाने का फैसला किया। यूरोपीय संघ के चुनाव में धुर दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन की आरएन पार्टी फ्रांस में आगे चल रही है और माना जा रहा है कि वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मध्य मार्गी गठबंधन को आसानी से शिकस्त दे सकती हैं। इटली के एक अखबार को दिए गए एक साक्षात्कार में यूरोपीय संघ के चुनाव में एफडी के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक मैक्सिमिलियन करार ने कहा था कि अगर कोई ये कहे कि वो एसएस का सदस्य था तो सिर्फ इतना कह देने से वो दोषी नहीं हो जाता है। एएफडी के नेता की इस टिप्पणी के बाद पड़ोसी देश फ्रांस में हंगामा मच गया। उनके इस बयान को नाजी युग और उसके अत्याचारों को कमतर करके आंकने के रूप में देखा गया। गौरतलब है कि 1940 से 44 तक फ्रांस पर नाजी जर्मनी का कब्जा था। इस अवधि के दौरान देश को बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, जबरन शर्म, फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन के क्रूर दमन का शिकार होना पड़ा। नाजियों द्वारा किए गए कई कुख्यात अपराधों में अर्धसैनिक बल एसएस भी शामिल था। नेशनल रैली यानी आरएन की ओर से कहा गया कि चुनाव के बाद नया गठबंधन बनाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि दोनों दलों के बीच मतभेद इससे पहले ही उभर गए थे, जब आप्रवासियों के सामूहिक निष्कासन को लेकर एएफडी से जुड़े कुछ दलों की एक गुप्त बैठक जर्मनी में हुई। आरएन संसदीय दल की नेता ली पेन ने उस समय कहा था कि वो इस अवधारणा से सहमत नहीं है और फिर सार्वजनिक रूप से खुद को एएफडी से दूर कर लिया और उनके साथ सहयोग समाप्त करने की धमकी दी। ले पेन लंबे समय से अपने पिता जीन मैरी ले पेन के खुले तौर पर नस्लवादी अभियान से खुद को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। एएफडी की पहचान रहा है उनका आप्रवासी विरोधी रुख। देश में आप्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ कुछ जर्मन मतदाताओं के मन में चिंता उभर रही है और पार्टी उसी का फायदा उठाती है। राष्ट्रीय स्तर पर एक समय में पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 20% तक पहुंच गई थी। हालांकि हाल में हुए विवादों के बाद ये घटकर 16 से 18% रह गई है। यूरोपीय संसद में एएफडी के सदस्य मैक्सिमिलियन कराह पर जर्मन अभियोजकों की नज़र है। उन पर रूस और चीन से धन लेने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, कराह के पूर्व सहायक जियान गुओ को जर्मन पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। जासूसी का आरोप लगने के बाद कराह ने गुओ को नौकरी से हटा दिया। आरएन और एफडी आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी नामक यूरोपीय संघ समूह के दो प्रमुख सदस्य हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया की फ्रीडम पार्टी और इटली की लीग सहित कई अन्य पार्टियां भी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र पर कड़ा हमला किया है। वहीं यूक्रेन ने रूस के 60 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। रूस ने सुमी क्षेत्र में बिजली संयंत्रों पर भी हमला बोला है। रूस के हमले से करीब 5 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने चीन पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया है।
एक तरफ रूस के यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में जमीनी हमले तेज करने के साथ दूसरे इलाकों में मिसाइल बरसाकर संघर्ष में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। बुधवार को रूस ने सूमी क्षेत्र में बिजली संयंत्रों पर हमला बोला। हालांकि यूक्रेन ने हमले में इस्तेमाल किए गए 7 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हमले से करीब 5 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए। हालांकि सुबह होते होते अधिकतर क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को बहाल कर लिया गया। सूमी के अलावा चेरनीहाइव और खार्किव में भी बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई। साथ ही रूस ने शूहुइव शहर को भी निशाना बनाया। यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि S-400 मिसाइल से किए गए हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमले में करीब 5 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं खार्किव में किए गाइडेड बम हमले में करीब 9 लोग घायल हो गए हैं। उधर रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में बखमुत शहर के करीब क्लिश्चिवका गांव को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया। बढ़ते रूसी हमलों के बीच यूक्रेन ने अपने कुछ नौसैनिक ड्रोनों को कई रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से लैस करने की बात कही। यूक्रेन के बेड़े में अब कोई महत्वपूर्ण युद्धपोत नहीं है। यूक्रेन ने रूसी युद्धपोतों तक पहुंचने के लिए विस्फोटकों से भरे बिना चालक दल वाले नौसैनिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। इस बीच ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र का कामकाज देख रहे रूसी प्रशासन ने यूक्रेनी ड्रोन द्वारा संयंत्र को निशाना बनाने का दावा किया है। हालांकि इससे गंभीर क्षति नहीं पहुंची है। उधर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रॉन शॉप्स ने चीन पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उपयोग के लिए रूस को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने की तैयारी करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन ने पहली बार चीन पर रूस को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और ब्रिटिश रक्षा खुफिया विभाग के पास इस बात के सबूत हैं कि चीन से रूस को सहायता मुहैया कराई जा रही है या कराई जाएगी। वहीं रूस ने कहा है कि यूरोपीय संघ में जब्त की गई संपत्तियों से राजस्व की जब्ती को वैश्विक आर्थिक प्रणाली के सभी मानदंडों का उल्लंघन माना जाएगा। यूरोपीय देशों में जब्त की गई रूसी संपत्तियों को अन्य उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आर्थिक प्रणाली के सभी नियमों और मानदंडों का भी उल्लंघन है। इस बीच स्वीडन ने यूक्रेन को 3 वर्षों में कुल $7.01 बिलियन अतिरिक्त सैन्य सहायता मुहैया कराने पर सहमति व्यक्त की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाल्टिक सागर में रूसी क्षेत्रीय जल की सीमाओं में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस पर फिनलैंड समेत कई यूरोपीय देशों ने फटकार लगाई है। हालांकि बाद में मंत्रालय की वेबसाइट से इस आदेश को हटा लिया गया। 21 मई के आदेश के अनुसार मंत्रालय ने फिनलैंड की खाड़ी के पूर्वी हिस्से और कलिनिनग्राद के आसपास रूसी द्वीपों के आसपास की सीमा को समायोजित करने का प्रस्ताव रखा है। फिनलैंड ने कहा है कि रूस को समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का पालन करना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर।
तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी है। हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए IDF ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि खान यूनिस में IDF ने बच्चों के क्षेत्र से निकल जाने के बाद कार्रवाई शुरू की। उधर वेस्ट बैंक के जेनिन में IDF की लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पिछले 2 दिनों में इस अभियान में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने कार्रवाई के दौरान सशस्त्र आतंकवादियों को निशाना बनाते हुए कई बंदूकधारियों को मार गिराने का दावा किया है। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे के साथ मिलकर औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने जा रहा है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य 2 राज्य समाधान के माध्यम से इजराइल फलस्तीनी संघर्ष को सुलझाने में मदद करना है। फिलिस्तीन ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि इजराइल ने इन देशों के फैसले की कड़ी निंदा की है। आयरलैंड ने बुधवार को यूरोपीय देशों स्पेन और नॉर्वे के साथ 28 मई को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने इसे 3 देशों की पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह आयरलैंड और फिलिस्तीनियों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। साइमन हैरिस ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य 2 राज्य समाधान के माध्यम से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने में मदद करना है। इजराइल के लोगों से मैं आज कहता हूं, आयरलैंड इजराइल राज्य और इजराइल के अपने पड़ोसियों के साथ सुरक्षित रूप से और शांति से रहने के अधिकार को पूरी तरह से मान्यता देने के लिए दृढ़ और स्पष्ट है। उधर स्पेन की सरकार ने भी घोषणा की है कि वो 28 मई को एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बुधवार को देश की संसद को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। सांचेज ने मार्च में कहा था कि उनकी सरकार फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने और अन्य देशों के साथ काम करने की दिशा में पहला कदम उठाएगी। अगले मंगलवार 28 मई को स्पेन अपने मंत्रिपरिषद में फिलिस्तीन राज्य की मान्यता को मंजूरी देगा। इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गैरस्टोर ने कहा था कि उनका देश 28 मई तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। उन्होंने कहा कि 2 राज्य समाधान इजराइल के सर्वोत्तम हित में है। नॉर्वे में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने का फैसला किया है। मध्य पूर्व में फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के अपने राज्य के बिना और 2 राज्य समाधान के बिना कोई शांति नहीं हो सकती। फिलिस्तीन ने इस फैसले का स्वागत किया है, जबकि इजराइल ने इन देशों के फैसलों की कड़ी निंदा की है। इजरायली सरकार ने कहा है कि उनका देश फिलिस्तीनी राज्य की एक तरफा स्थापना को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इजरायली विदेश मंत्री इजराइल कार्स ने नॉर्वे और आयरलैंड में इजरायली राजदूतों को तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया है। इसका मतलब है हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों को पुरस्कार देना। हम इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की कभी अनुमति नहीं दी जाएगी।
उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि फिलिस्तीनी राज्य को एक तरफा मान्यता देने के बजाय बातचीत के जरिए इस पहल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं जर्मनी ने कहा है कि 2 राष्ट्र समाधान का कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, जबकि फ्रांस ने कहा है कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए अभी सही स्थिति नहीं है और ऐसा निर्णय केवल प्रतीकात्मक या राजनीतिक दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। गाजा संघर्ष ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के 2 राज्य समाधान पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि फिलिस्तीनी राज्य की दिशा में कदम उठाए बिना इजराइल के सुरक्षा मुद्दों और गाजा के पुनर्निर्माण की चुनौती को हल करने का कोई रास्ता नहीं है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हजारों लोगों का जनसैलाब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के आखिरी दीदार के लिए सड़कों पर उमड़ा। न केवल ईरान की जनता बल्कि कई विदेशी नेता भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान में जनाजे की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईरान पहुंचकर रईसी को श्रद्धांजलि दी। जनाजे की नमाज में हिस्सा लेने के लिए इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी और हमास के नेता इस्माइल हानिये भी शामिल हुए। इन दोनों नेताओं ने बाद में अयातुल्लाह अली खामनेई से भी मुलाकात की। रईसी को कल उनके गृह नगर मशहद में दफनाने की संभावना है। इस मौके पर शामिल होने के लिए कई नेता ईरान का रुख कर रहे हैं। वहीं इस हमले में जान गंवाने वाले अन्य अधिकारियों को उनके गृह नगर में दफनाया जाएगा। वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टू लैम को देश के राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। लैम से पहले राष्ट्रपति के पद पर वो वान थुओंग राष्ट्रपति थे, जिनको भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लैम की नियुक्ति से कुछ दिन पहले ही वियतनाम की संसद के नए अध्यक्ष के रूप में ट्रान थान मैन ने कमान संभाली थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते देश के शीर्ष 5 नेताओं में से 3 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लैम देश में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के विशिष्ट काडरों को प्रशिक्षण देने के लिए एक नए स्कूल का उद्घाटन किया। स्कूल के उद्घाटन के दौरान बिल्डिंग पर नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग और किम जोंग इल के साथ किम जोंग उन की तस्वीर देखने को मिली। किम ने उद्घाटन समारोह में कहा कि स्कूल का ये स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि ये उस महल के करीब है जहां किम इल सुंग और किम जोंग इल रहते थे। चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था के इतिहास में हुई सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस घोटाले के संबंध में तत्कालीन शीर्ष अधिकारी ने माफी मांगी है। दरअसल इस गड़बड़ी के तहत 900 उप पोस्ट मास्टरों पर गलत चोरी का मुकदमा लगा। जापानी सॉफ्टवेयर होराइजन में आए बग के कारण यह गड़बड़ी हुई थी। तत्कालीन शीर्ष अधिकारी पाउला वेनेल्स पर मामले को नजरअंदाज करने का आरोप लगा है। मुझे बेहद खेद है। उप पोस्टमास्टरों और उनके परिवारों को जो कुछ झेलना पड़ा है उसके लिए उन्हें उचित न्याय जरूर मिलेगा। करीब 1 दशक बाद एक अधिकारी को खेद है जिसकी कोताही और लापरवाही के कारण कई परिवार मुसीबत के दलदल में फंस गए। हालांकि वो सब बेगुनाह थे, लेकिन लंबी जांच के बाद अब सच्चाई सामने आई तो ब्रिटेन की डाक विभाग की तत्कालीन शीर्ष अधिकारी पाउला वेनेल्स ने अतीत के अपने फैसलों पर झांकते हुए पीड़ितों पर खेद का मरहम लगाने की कोशिश की है। मामला 1999 से 2015 के बीच का है, जब सॉफ्टवेयर की गलती का खामियाजा उसी विभाग के कर्मचारियों को भुगतना पड़ा। 900 उप पोस्ट मास्टरों पर चोरी का गलत मुकदमा लगाया गया। प्रशासन से हुई इस चूक का हर्जाना उन लोगों को जेल जाकर भरना पड़ा। कुछ लोग दिवालिया हो गए, कुछ के निजी रिश्ते इस गलती की चपेट में आ गए, तो कई लोग अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों के धब्बों के मिटने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि पीड़ित बार बार कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन वेनेल्स जैसी आला अधिकारी इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं थी।
2015 में उन्होंने संसद की समिति के सामने इन आरोपों को निराधार बता दिया था। हालांकि कई बार सबूत भी पेश किए गए, लेकिन उन्होंने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सभी मानवीय प्रभाव वाले कथनों को सुना है और उन्होंने मुझे बेहद प्रभावित किया है। मैं सारे सवालों का सही जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यह सब सुनना आपके और मेरे दोनों के लिए बहुत कठिन होने वाला है। दरअसल ब्रिटेन के डाकघरों में 1999 से जापानी कंपनी द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर होराइजन का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई। अचानक से खातों में हजारों पाउंड की कमी दिखने लगी। ये कैसे हुआ, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा था। उप पोस्ट मास्टरों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन उन्होंने इसको नजरअंदाज करने के साथ कर्मचारियों पर इसका दोष मढ़ दिया। इसके चलते कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। दबाव बढ़ा तो सरकार ने जांच कराने का फैसला किया। पूरे मामले को सामने लाने में उस समय उप पोस्ट मास्टर रहे एलन बेट्स की भूमिका बहुत अहम है। जनवरी में सरकार ने प्रभावित लोगों को दोष मुक्त कर मुआवजा देने का भरोसा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।